गीत गाते लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, तो वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। और अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा। नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है। प्रकृति के लिए गीत गाने वाले इन लोगों को लेकर समाज में एक बहुत बड़ी बहस है, आदिवासियत। उनके अधिकारों को लेकर बहस होती है, उनकी संस्कृति को लेकर बहस होती है, उनकी पहचान को लेकर बहस होती है, और सबसे बड़ी बहस होती है उनके धर्म को लेकर। राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका है जो आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तमाम सरकारें वहाँ विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन एक सच ये है और एक सच ये जान भी लेना चाहिए कि उन अधिकारों के पैरोकार सरकार के इन दावों से कितने सहमत होते नजर आते हैं। इसी मर्म को समझते हुए आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं राजस्थान सरकार के जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, आदिवासी पहचान के एक ऐसे दिग्गज नेता जो बीते 3-4 दशक से लगातार आदिवासी पहचान की भावना को पुष्ट करते हैं, आदिवासी इलाकों में रहते हैं, वहाँ विकास के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं से आज हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खराड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रॉस चैट। धन्यवाद साहब। क्रॉस चेक के माध्यम से आपको और राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बुला करके मेरे से इस प्रकार की जानकारी जी। तो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बहुत छोटे से निवेदन पर स्टूडियो पधारे हैं। होता क्या है कि आप चूँकि कैबिनेट मंत्री हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, तमाम तरह के काम होते हैं, और आप तो सादगी के लिए जाने जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है राजनीति में इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर इस सादगी को बनाए रखना। तो कैसे देखते हैं ये सादगी लगातार जो आपकी बनी हुई है, कभी विचलित नहीं होते? जिस समाज से आता हूँ उस समाज का जीवन स्तर एकदम ठीक नहीं है। मेरे मन में एक कल्पना है कि मेरा समाज जिस प्रकार से रहता वैसे रहूं, ताकि उनमें और मेरे में अंतर कुछ लोग न समझें। तो मैं ज़मीन से जुड़े रहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति है जैसे रहना चाहता हूँ, जितना है उतना करता हूँ। आपने सर सुबह जल्दी का टाइम दिया है, और हमें भी आज सुबह जल्दी उठना पड़ा। मैं तो क्या थोड़ा देर से उठता हूँ, तो आपकी वजह से आज काफ़ी दिनों बाद सूरज को उगते हुए देखा है, सूर्योदय देखा है। कितनी बजे उठते हैं आप? देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जल्दी उठना सेहत के लिए ठीक होता है। सूर्य उदय से पूर्व जगना एक हमारे शरीर को भी एनर्जी देता है। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उठ करके दैनिक नित्य जो कार्यक्रम होते हैं वो कर लेता हूँ। फिर मैं नहाने धोने के बाद में मैं पूजा करता हूँ। अच्छा। ये करने के बाद में फिर भोजन के बाद में मैं अपने प्रवास हैं, अपने कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम में मैं लग जाता हूँ। तो उठने का क्रम तो थोड़ा जल्दी ही होता है हमारा। आज आपने मुझे 8:30 बजे का समय दिया था। हाँ। मैं थोड़ा देरी से आया। नहीं सर, आप समय पे आए हैं। कारण ये था कि मैं थोड़ा समय का नियोजन करता हूँ। हाँ। मैं भले राजनीति में हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि समय पहुँचना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। अगर हम समय पे पहुँचेंगे तो एक राजनेताओं के प्रति जो लोगों की धारणा बनी है कि नेताजी हैं, वो समय से 2 घंटे 3 घंटे बाद में आएंगे, एक धारणा, आम धारणा बनी हुई है। उस धारणा को हमको ठीक करना है तो हमको हमारे से शुरू करना पड़ेगा। तो आपने ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसमें आप किसे अपना आइडियल मानते हैं? किससे आपने सीखा ये सब कुछ? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरू हुआ है जी। वहाँ जो मैंने संस्कार पाया है वो समय नियोजन, प्रामाणिकता, आचरण, व्यवहार, ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हमारे आदर्श भी हैं। इतने बड़े लीडर होने के बाद में भी उनका समय फिक्स होता है कि इतने बजे मैं यहाँ आऊँगा, इतने बजे मैं वहाँ से रवाना होऊंगा, इतने बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा। एक बार का उदाहरण है, मैं चुनाव लड़ रहा था 2008 का। गोगुंदा और झाडोल विधानसभा का संयुक्त कार्यक्रम था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
हुआ है तो मंच पे हम 2 उम्मीदवार थे, 2-3 लोग और थे। वो सबसे पहले यार आते उन्होंने पूछा कि भाई कितने लोग बोलने वाले हैं, इतने बड़े लीडर, उन्होंने कितने लोग बोलने वाले हैं, तो कि साहब 2 उम्मीदवार बोलेंगे, एक आधा और बोलेगा। मैंने देखिए ये आपका समय है, इतने समय पे मैं माइक ले लूँगा। किसने कही ये बात? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, उस 8 में? हाँ 8 में, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने का, चुनावी सभा को। तो उन्होंने कहा ये मेरी घड़ी का है, इतने बजे मैं कोई भी बोलेगा माइक ले लूँगा। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि आगे भी मेरी इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़े, इसलिए इतने बजे तक ये आपका समय है, इतने बजे तक बोलिए और उसके बाद में मैं बोलूँगा और मैं ठीक समय पे ख़त्म करके आगे मैं निकल जाऊँगा। मुझे प्रेरणा मिली कि इतने बड़े लीडर होने के बाद में समय का कितना नियोजन है। ठीक बात है। हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, अच्छा। वो भी समय के पाबंद थे। एक बार उनको बैठक लेनी थी, अधिकारियों की जैसी धारणा बनी रहती है, तो अधिकारियों की बैठक थी तो उन्होंने समय दिया कि इतने बजे मैं बैठक शुरू करूँगा। हाँ। उनको पता नहीं कि वो आ जाएंगे। ठीक समय पे गुलाब जी पहुँच गए। अच्छा। मंत्री थे, पहुँच गए। अधिकारी 1-2 थे, बाकी नहीं थे। ओहो। एक मैसेज दिया उन्होंने कि भाई ठीक समय पे आ। टाइम पे आइए। मैं मंत्री बनने के बाद, मैं पहले भी नियोजन मेरा समय का था, मंत्री बनने के बाद मैंने एक बैठक बोली मेरी पंचायत समिति की। हाँ। मैंने वीडियो और इनको कह दिया कि भैया मैं इतने बजे आऊँगा। ठीक समय की सुई जिस बज कर के इतने मिनट पे, तो उतने मिनट पर मैं पहुंच गया, जा कर के बैठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो इधर उधर भागने लगे। मैंने कहा 2 लोग होंगे तो भी मैं मीटिंग करूँगा, मुझे आवश्यक नहीं, इंतजार नहीं करनी है, जो है उनसे मीटिंग करके जाऊँगा। एक होगा तो एक के साथ मीटिंग करके जाऊँगा और इतने बजे मीटिंग ख़त्म करूँगा। तो एक मैसेज देना, हाँ, अपने आप डिपार्टमेंट में मैसेज चला आपने जाएगा आप भाई, लोगों को मंत्री पता साहब लगता तो है। टाइम के पंक्चुअल है बिल्कुल। और आज भी मेरे कई कार्यक्रम होते तो वो कहते हैं कि आप थोड़ा समय पे पहुंचते हो। हाँ। कुछ अधिकारी भी अब मेरी थोड़ी कार्यशैली को जानते हैं, समय के नियोजन को जानते हैं, तो वो भी पता रखते कि नहीं मंत्री जी ठीक समय पे पहुंचेंगे। तो उनकी आदत में भी आना चाहिए कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। तो इसको हमको करना चाहिए। ये तो टाइम की बात हुई, और एक और जोरदार बात आपके बारे में पता चली कि जब से आप मंत्री बने हैं तब से एक बात को लेके परेशान है कि अब आपको जयपुर ज़्यादा आना पड़ता है, और जयपुर में आपका मन नहीं लगता। जब आप विधायक थे तब ज़्यादा ठीक था कि लगातार क्षेत्र में ही रहते थे और क्षेत्र में मन लगता था, क्षेत्र के लोगों के साथ में उठते बैठते थे। तो ये तकलीफ़ है आपकी कि अब जयपुर आना पड़ता है हर सप्ताह, बार बार भागा दौड़ी रहती है, यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की आधुनिक दुनिया के बीच में खराड़ी जी का मन ही नहीं लगता। देखिए परेशानी तो नहीं है। अब मेरा जीवन सामान्य सा है, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। हाँ। और लोगों के बीच में रहना मुझे अच्छा भी लगता है और क्षेत्र में रहना अच्छा लगता है जी। अब मंत्री बनने के बाद में कई चीज़ें रहती हैं। आज पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है। हाँ। अब मैं मान लीजिए जयपुर नहीं आऊँगा तो एक इधर अलवर, भरतपुर, जयपुर का व्यक्ति मिलने के लिए, कोई काम के लिए मेरे को कोटड़ा आए या उदयपुर आए, तो ये संभव नहीं है। उनके लिए कितनी परेशानी होगी। 500-700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर वो वहाँ से चल करके एक छोटे से काम के लिए उदयपुर आए, ये संभव नहीं है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि भाई 3 दिन आप जयपुर रुकिए। अच्छा। ऑफिस के काम भी होंगे, भाई विभाग के कई काम रहते हैं, हमारे फाइलें भी सबमिट होती है, सारी चीज़ें होती है और समय पे करनी भी पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो फाइलें होती है हमारे कारण डिले होती है और काम हमारा सफ़र करता नहीं करना चाहिए। आज भी मैं इंपॉर्टेंट फाइलें होती है, मेरे वहाँ कोई फाइलें पेंडिंग नहीं रहती है। मैं यहाँ तो सारी फाइलें निपटता हूँ और निपटने के बाद में जो इम्पोर्टेंट होती है, मैं बाहर होता हूँ तो मैं ऑनलाइन मंगा करके ऑनलाइन दस्तखत करके भेजता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे रोज़मर्रा के काम है। हमारे कारण से कोई काम, सरकारी काम रुकना नहीं चाहिए। ये जनता के हित के काम है। तो यहाँ करके एक तो विभाग के काम करना और लोगों से भी मिलना। सुबह में लोगों से मिलने का मेरा क्रम है, ठीक मैं समय पे उठता हूँ और 9 से 10 बजे मैं लोगों से हमेशा मिलता हूँ। जितने लोग उनसे मिल करके, और मैं 11 बजे ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने से पहले भी मुझे
कुछ समय ज़्यादा भी बैठना पड़े तो बैठता हूँ। फिर लोगों का एक स्वभाव होता है, कभी मंत्री जी इतने बजे ही मिलेंगे, वो नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं यार हम तो जब या जब मिलेंगे, तो उस समय बात कर लेता हूँ, निकलते निकलते बात करना, बोलो भैया क्या काम है। मेरे घर पे कई बार लोग रात को 12 बजे आ जाते हैं। अच्छा रात को 12 बजे। जी। एक बार की घटना है, मैं सो रहा था, नींद भी थी, और लोग प्रतापगढ़ से लोग आए। वो कम से कम 200-300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैंने उस समय, मुझे मैसेज ने उठाया भाई कोई बाहर आया है, तो वहाँ जाडोल की बात है? घर पे कोटड़ा। अच्छा कोटड़ा। तो मैंने घड़ी देखी, मतलब यार इतनी लेट। जब जा कर के मैंने उनको सुना तो बात तो छोटी सी थी, लेकिन वहाँ से चल कर आए। फिर मैंने उनको कहा ये बात तो छोटी सी, आप रात को नहीं आना चाहिए। कि वैसे हम आ गए थे तो आ करके आपसे मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब काम तो होगा नहीं होगा, लेकिन आपने हमको इस समय सुना, ये हमको तसल्ली है। तो उसके मन को तसल्ली होती है। हमें देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बिजी रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, रहने के बाद में एक आदमी की थोड़ा सा वैसा स्वभाव हो जाता है, वो मरीजा जैसा बोलने का स्वभाव बन जाता है। नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आपके सामने आया है कोई शौक से नहीं आता है, परेशानी से ही आता है। परेशानी से। और उसकी परेशानी क्या होती है, जब मैं अगर उसको संतोषप्रद जवाब नहीं देता हूँ तो उसके मन के साथ क्या गुजरेगी। अगर उसकी जगह मैं हूँ तो मुझे, मेरे मन में क्या होगी। हाँ, कुछ लोगों के स्वभाव में, आदत में है कि मुझे बार बार मिलना है, बार बार मिलना है। तो ऐसे लोगों के साथ में ठीक है, वैसा व्यवहार हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों से मिलते जुलते तो हैं आप, और अभी तो क्या पूरे राजस्थान के मंत्री बन गए। आपके लोग तो आपको जानते होंगे, और मतलब जितने आप साधारण तरीके से रहते हैं, जितने साधारण कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल इस तरह से रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए, लोगों ने पहचाना नहीं कि ये तो मंत्री जी हैं, ये तो विधायक जी हैं, ये तो नेता जी हैं? ऐसा होता होगा ना आपके साथ, क्योंकि आप तो एक तो मीडिया से दूरी बना कर रखते हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते। तो ऐसे अनुभव तो हुए होंगे आपके साथ में? अरे बिल्कुल सही बात है। ये बात सवाल अच्छा आपने किया। कई बार क्या होता है कि मेरा स्वभाव है, मैं आगे बढ़ कर के आगे रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सबसे पीछे रहता हूं। कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो भी मैं पीछे रहता हूं। तो कई बार वो कहते हैं कि तू आ गया, मैंने कहा मैं पीछे। तो कई बार कुछ लोग नहीं जानते, वो मेरे को धक्का देते हैं कि क्योंकि मैं छोटा, कद में छोटा हूँ और दिखता भी वैसा हूँ कि ये मंत्री है ही नहीं। तो जब पहले मैं एमएलए बना था, जब मैं विधानसभा आता था तो मुझे सिक्योरिटी वाले, अरे इधर हट। अच्छा। हाँ, तो मैं कहता भाई मैं एमएलए हूँ। अच्छा एमएलए हो तो जाओ। तो ये भी आया। तो आज भी मुझे नहीं जानते हैं, और भीड़ में होता हूँ तो पब्लिक ही मुझे धक्का देती है कि ये तो चलो तू इधर रहता, मैं भी पीछे हट जाता हूँ, कोई तुम आगे जाओ। और फिर कुछ लोग, अरे नहीं ये मंत्री जी जाने दो, यूँ तो फिर वो कहता अच्छा जाओ ऐसा। तो मीडिया से दूरी क्यों बना के रखते हैं आप? देखिए मीडिया से दूरी नहीं है, मेरा स्वभाव में आगे चल करके मीडिया से बात करूं। अगर मीडिया कुछ पूछना है तो उतना जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हर समय जाके मीडिया के सामने मेरी बात जो मेरे मन में वही बोलता रहूं, वो नहीं। सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते? हाँ, सोशल मीडिया पे देखो, मैं एक तो सोशल मीडिया को चलाने का स्वभाव रहा नहीं, और उस एरिया में एकदम, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ तो हमको भी लगता है कि सोशल मीडिया एक्टिव रहना चाहिए। तो अब थोड़े बहुत हम कर रहे हैं। आप चलाते हैं ट्विटर वगैरह? हाँ, मैं अब थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। अच्छा। देख भी लेता हूँ। कई बार मुझे समय मिलता है तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह देखता हूँ। तो उसको देख करके कुछ चीज़ें लगती है कि मुझे इस पर कुछ बोलना है, तो मेरे आईटी सेल के जो देखने वाले लोग कहते हैं वो इस पर आप करिए। आपके बचपन की तरफ चलते हैं, और झाडोल में आपका जन्म हुआ, और कोटड़ा गांव है आपका, और विकास से कटा हुआ इलाका, आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला इलाका। तो कैसा बचपन रहा आपका? आपके माँ बाप क्या करते थे? कैसा परिवार था? इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पिताजी खेती करते थे। हाँ। और माताजी भी खेती, जो सिस्टम वो चलता था। अब ये सारा होने के बाद में मैं जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो स्कूलें उस समय हुआ करती नहीं थी, बहुत दूर दूर थी। अच्छा। हर गांव में स्कूलें नहीं थी, 3-3, 4-4, 5 गांवों के बीच में कहीं स्कूल होती थी। मेरे घर से कोटड़ा 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, कस्बा है। अभी एसडीओ मुख्यालय है, पहले तहसील मुख्यालय हुआ करता था, और वहाँ स्कूल था। तो उस समय पढ़ाई का इतना क्रेज़ भी नहीं था। हाँ।
एक मेरा मित्र था जो मेरे गांव का, तो हम छोटे छोटे थे, तो एक शादी में मिले तो उसने कहा यार मैं तो स्कूल जाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा स्कूल जाके क्या करते हो? तो पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? तो उसने रेती में ऐसे ऐसे कुछ किया। अच्छा यार मुझे भी आना है। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र 5-6 साल की हो गई। 5-6 साल। हाँ, तो फिर मैंने कहा मेरे को भी आना है, तो कल आ जाना, मैं ले जाऊंगा स्कूल। तो अगले दिन एक शादी थी, तो शादी में मेरी माँ की चुनरी पे 1 रुपया बंधा हुआ था। अच्छा। 1 रुपया सिक्का सिक्का। बंधा था, तो चुपके से मैंने उसको चुरा लिया। चुरा करके मैं शादी में गया। तो चोरी कर लिया आपने? हाँ, मुझे स्कूल जाना था। स्कूल जाना था। स्कूल जाना था, इसलिए वो 1 रुपया तो इसलिए लिया कि मेरी स्लेट खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये मनसा थी। तो वहाँ गया, फिर सुबह उठ करके उस दोस्त के घर गया। मैंने कहा चल भाई, तो गए तो वो 1 रुपया था, उससे हमने स्लेट ली। उस समय सस्ता था स्लेट लेना, शायद 25 पैसे की ऐसे कुछ स्लेट आएगी, 25-50 पैसे की आई होगी। फिर कुछ बचा उसका गुड़ लिया, गुड़ लेकर के खाया, और स्कूल तो गए नहीं, हम वापस आ गए। स्कूल ही नहीं गए? हाँ, बर्तियाँ ली और वापस आ गए। तो वापस चाचा जी वहाँ रुका, फिर मैं घर पे गया सुबह। तो माँ कुछ काम कर रही थी, पिताजी घर पे थे नहीं। सबसे बड़ा बच्चा मैं ही था। अच्छा। तो जाके माँ को कहा, मैंने कहा भाई मैं तो स्कूल गया था। झूठ बोल दिया? झूठ बोल दिया। हाँ। तो माता जी मेरे लकड़ी लेके पीछे भागी। अच्छा। उनके मन में था कि बड़ा बच्चा है, अब स्कूल जाएगा, क्या होगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, तो उनके मन में ये था। तो मैं बाहर चला गया। अच्छा, स्कूल चले गए इसलिए पीटने के लिए आपकी माँ हाँ, भागी? स्कूल जाना भाई गलत बड़ा बात बड़ा है? बच्चा है, अब स्कूल जाएगा, कहाँ रहेगा, मेरा बच्चा तो बड़ा तो एक ही है, हाँ। अब क्या होगा। तो उनकी मंशा वैसी थी। तो मैं एक घर से दूर जा कर के, एक वहाँ पत्थर था, उस पर पत्थर पे बैठा। फिर पिताजी को कहा कि तो क्या ठीक है। तो पिताजी के मन में, क्योंकि मेरे मामा पूरा परिवार वहीं स्कूल चलती थी, तो वो पढ़ा लिखा था। मेरे मामा रीडर से रिटायरमेंट हुए। अच्छा। वो तहसीलदार बन जाते, लेकिन वीआरएस इसलिए नहीं बने। तो माहौल तो था ही। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है, इसके पढ़ने की मनसा तो मैं स्कूल ले जाऊँ। तो फिर दूसरे दिन सुबह पिताजी ने कहा भाई चल तू तैयार हो, नहा धो करके। तो मैं नहा धो करके तैयार हो गया। पिताजी स्कूल लेके जाने लगे तो मेरी माँ रोने लगी अच्छा। कि मेरा एक बच्चा है, अब ये पढ़ लिख करके पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या होगा, और हमारा क्या होगा, ऐसे वो रोने लगी। मैं गया, फिर वहाँ भर्ती कराया तो पढ़ने लगा और ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? मैं 11वीं तक पढ़ा। उस समय 11वीं थी, सीनियर थी नहीं। अच्छा। सीनियर बाद में हुई, 10+2 बाद में आया। उस समय 11वीं थी। 11वीं के बाद में मैंने कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज थी नहीं वहाँ, या तो उदयपुर पढ़ो या फिर सिरोही। तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा था उस समय, 11वीं का? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का? अच्छा, फर्स्ट ईयर कॉलेज का। फार्म भरा, फिर एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो फिर एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम भी नहीं दिया? तो उसके बाद में पढ़ नहीं पाया आगे। अच्छा, आदिवासी समाज में उस वक्त जब आपकी बाली उम्र थी तो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा कल्चर था? नहीं था। पढ़ते नहीं थे? पढ़ने का मतलब ये मानते थे कि अब ये खराब हो जाएगा, काम धंधा नहीं करेगा? वैसा नहीं था। हाँ। भाई बच्चा है, पढ़ लिखेगा तो कहीं और चला जाएगा, नौकरी पे लगेगा, हमसे दूर रहेगा, फिर हमारी सेवा कौन करेगा, ऐसी मंशा थी। वैसे नहीं, लोगों के प्रति, पढ़ाई का प्रति कुछ वैसा नहीं रुझान था। और लोग पढ़े हैं आपके घर परिवार में? हाँ, मेरे परिवार में मेरी बहनें नहीं पढ़ी। अच्छा। सबसे छोटा भाई है वो पढ़ा, उसने बीए की। बीए करने के बाद में बीएड भी कर ली। अभी इसमें शिक्षा सहयोग में अभी लगा हुआ है। मेरे परिवार में मेरे सारे बच्चे मैंने पढ़ाए। एक बच्चे ने बीटेक किया है, एक बच्चे ने बीबीए किया है, बच्चियों ने बीए कर ली है, एक बच्ची जीएनएम है, एक बच्ची अभी जीएनएम कर रही है।
एक बच्चा अभी 10th में है, एक बच्ची 10th में है। आप कोटड़ा की जिस स्कूल में पढ़ते थे कितने आदिवासी बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे? देखिए उस समय बच्चों का हॉस्टलें थी, हॉस्टल में बच्चे रहते थे और कुछ बच्चे घर से आके पढ़ते थे, तो बहुत कम थे। आदिवासी समाज के बच्चे बहुत कम बहुत थे। कम बच्चे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। भेदभाव का सामना किया आपने कभी स्कूल में, आसपास अपने समाज में? उस समय कोई भेदभाव मुझे ऐसा लगा नहीं, हाँ। भेदभाव इतना होगा इतना मुझे कहीं दिखा नहीं। नहीं, आपको इस तरह से कि भाई आप आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के बच्चे हैं, नहीं, तो नहीं, ऐसा ऐसा उस समय जिस तरह के एक्सपीरियंस हमारे महान नेताओं के रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद की शिक्षक के द्वारा, अपने सहपाठियों के द्वारा, ऐसे कोई अनुभव रहे हैं आपके? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। मैं पढ़ता था तो क्योंकि पढ़ने में मैं थोड़ा सा होशियार था, अच्छा। और उस समय मेरा परिवार थोड़ा ठीक ठाक था। मेरी 7-8 भैंसें थी, दूधा रहती थी, घी भी खूब था। तो मैं उस समय ट्यूशन जाता था। एक ब्राह्मण अध्यापिका थी, सूर्यकांता व्यास। अच्छा। हाँ, तो उसके वहाँ ट्यूशन जाता था। पिताजी उसके बदले घी देते थे उनको। अच्छा, ट्यूशन के बदले घी? हाँ, घी देते थे। तो वो मेरे को बच्चे की तरह रखती थी, बच्चे की तरह। तो मैंने कहीं ऐसा भेदभाव देखा नहीं। 11वीं पास करने के बाद में फिर क्या काम धंधा किया आपने? देखिए 11वीं जैसे ही मैं हुआ तो हमको संविदा पे अध्यापक लगा दिया। अच्छा, संविदा के अध्यापक रहे हैं आप? हाँ, मैं 5 साल तक मैंने नौकरी की है वहीं कोटड़ा में? कोटड़ा में ही। भाई उस समय अध्यापकों की कमी थी, हाँ। तो ज़रूरत भी थी, स्कूल भी खुल रहे थे। और 11वीं पढ़ना तो बहुत बड़ी बात बहुत, होती है। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। भाई 11वीं पढ़ लिए हैं तो बड़ी फिर बात थी। उस समय का स्तर भी अच्छा था पढ़ाई का। तो जब हमको मास्टर बना दिया तो मैं नौकरी करता था। 6ठी में मैं पढ़ता था तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। अच्छा। माता जी का देहावसान हो गया था। तो देहावसान हो गया तो मेरी बड़ी बहन थी, मेरे से भी उसकी शादी हो गई थी। बाकी बच्चे छोटे थे, तो एक मेरे लिए एक समस्या थी। तो मैंने काफ़ी कठिनाई भी देखी। मेरी माँ के देहावसान हुआ, उससे पहले पिताजी में मतलब अनाज भी था, दूध भी था, सब कुछ ठीक था। मीडियम क्लास के उस समय माने जाते थे। माता को कैंसर था, तो कैंसर में सारा का सारा पैसा खराब कर दिया, फिर कुछ मवेशियाँ बेच दी। अच्छा। फिर माता ने कैंसर था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओह। सुसाइड करने के बाद में फिर सारी जिम्मेदारी मेरे पे आई, ओहो। और मेरे पे आने के बाद में इन छोटे बच्चों को पालने के लिए मैंने घट्टी भी पीसी है। उस समय घट्टियाँ हुआ करती थी आटा पीसने के लिए। हाँ। तो घट्टी पीसी हुई है आपने खुद ने? मैंने। छोटे भाई बहनों को पालना? हाँ, उनके लिए। और हाथ से रोटी बना करके उनको खिलाना। क्या बात कर रहे हैं सर। रोटी बना करके, खाना खिला करके, क्योंकि छोटे थे, उनको खिलाने के बाद में विद्यालय जाता था पढ़ाने के लिए? हाँ। मतलब इस प्रकार का ये समय मेरे साथ रहा। और फिर वहाँ से वनवासी कल्याण परिषद में संघ का स्वयंसेवक था मैं, संघ की शाखा इस में। विषय पे मैं आऊँगा। आपको सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी मेरे को उस समय 400 रुपये मिलती थी, लेकिन 400 रुपये उस समय के बहुत होते थे। अच्छा। 400 रुपये में घर चल जाता था पूरा? चल जाता था, लेकिन उस समय मैं समय का पंक्चुअल था। मैं स्कूल जाता तो समय से पहले जाता था और समय के बाद स्कूल छोड़ता था। कई बार मैं मान लीजिए किसी कारण से देरी हो जाती तो मैं आजू बाजू देखता मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। छुप के जाते थे? डर लगता कि यार लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं, मास्टर जी देरी से जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव आता था। ऐसा अभी ये भाव तो अभी भी आता है ना? अभी आप अभी भी, बता रहे थे कि आप कहीं लेट हो जाते हैं तो फिर अंदर से गिल्ट आता है, आप माफ़ी मांगते हैं लोगों से। ये बहुत अच्छी बात है। आरएसएस से कैसे जुड़े आप? ये तो बड़ी जर्नी रही है आपकी आरएसएस में, संघ पृष्ठभूमि के नेता हैं, ये थोड़ी सी कहानी बताइए। देखिए उस समय हम पढ़ते थे तो संघ का काम भी था, वनवासी कल्याण परिषद का भी था। हाँ। तो मैं पहले परिषद से जुड़ा, फिर संघ की शाखा में जाने लगा, तो संघ का संस्कार मिल गया, तो संघ का काम भी करते थे। परिषद कब की बात है ये? नौकरी लगने के बाद? नहीं, मैं पढ़ता था तभी संघ की शाखा में। स्कूल टाइम से? हाँ, स्कूल टाइम से ही। शाखा में जाने लगे? हाँ, स्कूल टाइम से ही। तो
वहाँ मुझे जो संस्कार मिला, जिस संस्कार के कारण से आज मुझे ये जो सारा जो एक अनुशासन और ये सारी चीज़ें आई है वो वहीं से आई है। और संघ की शाखा जाने के बाद में बहुत कुछ मुझे सीखा, देशभक्ति, पहले देश, उसके बाद में ये सारा बेचारा बात था, तो वहीं से हमने किसने जोड़ा आपको आरएसएस से? किसने जोड़ा? कोई प्रचारक थे? हाँ, संघ के प्रचारक थे और उनके संपर्क में, क्योंकि परिषद में जाते ही थे, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद में और गहरे वो हो गए। तो आप उनके संपर्क में आए, उसके बाद में फिर? हाँ, फिर निरंतर शाखा में जाने लगे और फिर संघ का दायित्व भी मुझे मिला। और संघ के दायित्व में तहसील कार्यवाह तक में था और तहसील कार्यवाह से मुझे मुक्त करके मुझे इधर आना पड़ा। शादी कब हुई फिर आपकी? शादी 1987 में। अच्छा, उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र होगी, आप मानेंगे 25 के आसपास, 25-26 की। वहाँ पर पहले शादियाँ हो जाती थी, मैंने थोड़ी देरी से शादी की क्योंकि संघ कार्य करता था, इसके कारण से मेरे शादी। ऐसा कभी आया शादी करने का विचार? जैसे आरएसएस में तो ये भी होता है ना कि प्रचारक जब बनते हैं तो शादी वगैरह नहीं करते, आपके था ऐसा कुछ मामला? देखिए, उस समय मन में ये था कि भाई अब हमें ये काम करना है, लगन भी था, सारा था, लेकिन कई बार शादियों का, क्योंकि पिताजी की मंशा थी कि बड़ा बच्चा है, माँ बीमार है तो शादी कर दें, तो मैं वहाँ से भाग करके संघ का शिविर लगता है ओटीसी, हाँ, तो उसमें मैं भाग गया, मैंने शादी नहीं की। अच्छा, ये कितना तब उम्र क्या थी आपकी? ये सन होगा 81-82 का। हाँ, उस समय प्रथम वर्ष मैंने उदयपुर से किया, मैं चला गया। फिर पिताजी ने कहा कि शादी करने की मंशा नहीं करनी, मना कर दिया घर वालों हाँ को? मना कर दिया। फिर बाद में फिर आपको शादी करनी पड़ी? हाँ, बाद में और शादी। एक नहीं फिर बल्कि 2 शादी कर ली आपने। ये कहानी बताइए थोड़ी। ये 2 शादियाँ क्यों की सर आपने? देखिए, मेरी शादी, पहली शादी 87 में मेरी हुई थी, वो शादी टूट गई थी। अच्छा, टूट गई थी? हाँ, टूट गई थी। मेरा स्वभाव ऐसा ही था, थोड़ा काम करने का वैसा, तो हमारा स्वभाव और उनका स्वभाव के साथ हमारा नहीं मेल खाता था। मैंने कहा भाई अब तू तेरे हिसाब से रहे, मैं मेरे हिसाब से रहूँ, मुझे वैसा है, मुझे तो काम करना है। तो फिर वो शादी मेरी टूट गई। फिर मैं काफ़ी समय तक काम करता रहा और उसके बाद में 95 में मैंने ये दूसरी शादी मेरी हुई। उसके बाद में काम का थोड़ा अधिकता रहती है, तो फिर भी काम दाम देखना है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में हम लोग थे। तो भाई उसने कहा भैया आ जाओ, तो आ गए। बड़ी वाली पत्नी ने भी कहा ठीक है, काम दाम हम सब मिलकर करेंगे। तो उससे तो अभी 2 पत्नियां हैं और 3 शादी आप कर चुके हैं। और ये लिव इन रिलेशनशिप जो है सर, अभी नई पीढ़ी 2015 के बाद जान रही है कि एक नया कंसेप्ट समाज में आया है। तो आदिवासी समाज में तो लंबे टाइम से ऐसा कुछ बताइए, थोड़ी सी आपका कल्चर भी पता चलेगा। आदिवासियों की क्या है कि एक तो खेती का होता है और पशुपालन का भी रहता, दोनों चीज़ें रहती है। आदिवासियों में बहुविवाह प्रथा का कोई पाबंदी नहीं है, वो करता है। मेरे पिताजी की भी 2 पत्नियां थी। अच्छा, 2 पत्नियां थी। उनकी एक मजबूरी थी, पहली वाली की जब बड़ी हमारी माँ थी उसके बच्चे नहीं थे, इसके कारण से उनसे दूसरी शादी की। तो कई बार तो ये होता है कि बच्चे नहीं होते तो वो दूसरी शादी कर लेता है, उसका कोई रोक नहीं है। हाँ, कुछ की काम की अधिकता के कारण कर लेते हैं, तो ये हमारे पहले से ही करते हैं, आज से नहीं। ये हमारी परंपरा एक मान लें, वैसा था, तो उसको कोई बुरा भी नहीं मानता है और सब जायज़ मानते हैं। तो आप पहले लिव इन रिलेशनशिप में थे आपकी दूसरी वाली पत्नी के साथ में? कितने दिन रहे आप लिव इन रिलेशनशिप में? साल 2 साल रहे होंगे। साल 2 साल पहले एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा, फिर आपको लगा कि जीवन साथी बनाने के लिए ठीक चॉइस है, और उसके बाद में फिर आपने शादी कर ली। तो कमाल की बात है सर, अब जयपुर में बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं, इधर बैठ के सुनते हैं, लेकिन आपके वहाँ ये सारी चीज़ें सामान्य हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इन परंपराओं को अभी के लिए हमें छोड़ना चाहिए, कि बहुत पुरानी परंपराएं हैं कि एक व्यक्ति 2 पत्नियां क्यों रखे? तो इन सब पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, अभी नई जनरेशन आ रही है, पढ़ी लिखी है जी, वो अब इस प्रथा से दूर हो रही है। हाँ, तो वो अब नहीं कर रहे हैं। अब बहुत कम ऐसे उदाहरण आएंगे जिनकी 2 पत्नियां, बाकी
एक पत्नी के साथ ही पूरा जीवन जीने का उनको एक आदत सी बन गई है। वो वैसा अब नई पीढ़ी ऐसा नहीं कर रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ठीक है, 2 पत्नियां हैं और 9 बच्चे हैं आपके, ये ठीक बात है। तो मंत्री बनने के बाद में आप चर्चा में आए थे अपने घर की वजह से कि भाई एक ऐसे मंत्री हैं राजस्थान में जो कच्चे मकान में रहते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आप कच्चे मकान में क्यों रहते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर आपके पास में पैसे नहीं थे? और दूसरा सवाल ये भी है कि सर एक घर क्यों है आपके पास, तो जब पत्नियां 2 हैं तो घर भी 2 होने चाहिए। तो क्या सिचुएशन थी आपके साथ में? देखिए, घर कौन बनाना नहीं चाहता है? सब बनाना चाहते हैं। सब बनाना चाहते हैं। और कच्चा घर है, पक्का घर किसको पसंद नहीं है? लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसे नहीं है आपके पास? पैसा कहाँ से आएगा? मैं 2000 में प्रधान बना था। प्रधान रहते हुए मैंने मकान बनाया। जो कच्चा घर अभी हाँ, कच्चा घर है। पिताजी का मकान अलग था, उसमें हम सब भाई बहन रहते थे। तो मैं बड़ा था तो मैंने दूसरी जगह मेरा मकान बनाया, बाकी भाई वहाँ रहते थे। मैंने अलग बना दिया तो दोनों पत्नियां उस समय थी तो दोनों का पार्ट अलग अलग है। एक मकान तो एक ही है, लेकिन बीच में एक दीवार है, तो एक का दरवाज़ा, एक का ये मकान ये, एक का ये, 2 पार्ट हैं। बरामदा एक ही है, तो दोनों अलग अलग रहती है। तो आप बड़े कंफ्यूज रहते होंगे सर कि कौन से दरवाजे, आज खाना कहाँ खाना है, और या फिर खाना एक जगह बनता है परिवार का? नहीं, अलग अलग बनाती है, अलग अलग बनती है। पहले साथ बनता था, अब अलग अलग बनाती है। तो मकान बनाने की इच्छा रहती है लेकिन पैसा नहीं। और जब मैं राजनीति में काम करता हूँ तो अनैतिक कार्यों से पैसा कमाने का उद्देश्य न मन में कल्पना है तो नहीं करना हमको है, उसी से काम चलाएंगे तो ठीक है, उसी से चलता हमारा। बाकी तो अगर मैं पैसा कमाना चाहता या मकान बनाना चाहता तो बना सकता था, लेकिन मेरी मंशा नहीं है। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति रहता वैसे रहना चाहता हूँ। मेरे आदिवासी परिवार में पक्के मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी की वजह से अब प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, जिसके कारण से पक्का मकान गाँव में दिखने लगा। बाकी तो कच्चे ही मकान। आपको मिला इस योजना का फायदा? नहीं, मेरे को नहीं मिला। तो विधायक हैं, आपको तो कैसे मिला? अच्छा, आपके जो घर परिवार वाले हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वो ऑब्जेक्शन नहीं करते इस बात पे कि आपको राजनीति में इतना लंबा टाइम हो गया और आप भी अपने बच्चों को, पत्नियों को पक्का मकान तक बनवा के नहीं दे रहे हैं? तो एक बड़ी बात है सर। देखिए, पत्नियों के मन में भी ऐसा भाव नहीं है। वो जानती हैं कि भाई अब कहाँ से मकान बनाएगा। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों के मन में ज़रूर है। हाँ, बच्चे कहते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं इस हाँ, नहीं, ऑब्जेक्शन करते हैं, उसका मैं आगे बताता हूँ। जब मेरे एक बच्चे ने बीटेक किया, दूसरे बीबीए किया, तो जिसने बीटेक किया उसने कहा पापा अब तो पक्का मकान बनाओ। तो मैंने कहा बेटा पैसा नहीं, कहाँ से बनाएंगे। तो मैं इससे काफ़ी आग्रह किया, पापा मकान तो बनाना चाहिए। मैंने कहा बेटा पैसा नहीं, पैसा आएगा तो धीरे धीरे अपन करेंगे। तो पिछले टर्म मेरा विधायक का था, तब मैंने बड़े बच्चे के लिए मकान शुरू किया। बड़े बच्चे के लिए? हाँ। अभी 3 साल से वो चल रहा है। जब वो शुरू हुआ तो सेकंड वाली पत्नी के बच्चों ने कहा पापा उनका बन रहा तो हमारा क्या होगा, वो उसने भी बीबीए कर लिया। ओहो, हमको भी मकान चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो उनके लिए भी मैंने एक अलग से मकान शुरू किया। वही। हाँ, तो बड़े बच्चे ने हॉस्पिटल खोल दिया। अब वो अपने हिसाब से, अपने स्तर से वो कर रहा है, जैसा पैसा था तो वो चला रहता है। अभी 3 साल से वह दोनों ही मकान चल रहे हैं। इतना कितना बड़ा मकान बना रहे हैं सर? पैसा जब आता जब शुरू करते, बड़ा तो नहीं है, जैसे जैसे पैसा आता जाता वैसा है, काम शुरू करते हैं, वैसे वैसे काम। बाकी 3 साल से मगर इतना बड़ा मकान तो बना नहीं सकते हैं। इतना बड़ा मकान बनाने का मतलब तो कोई हवेली होगी, वैसा नहीं, मकान तो वैसा उतना ही है। लेकिन जब पैसा आता तो काम शुरू होता है। तो अभी मैंने जो छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए अभी छत डाली है। अभी उसकी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। अब जैसे ही पैसा और मेरे हाथ में थोड़ा बहुत बचेगा तो उसका प्लास्टर कराएंगे, फिर धीरे धीरे करेंगे, तो पंचवर्षीय योजना आगे चलता रहेगा। पैसा आ क्यों नहीं रहा है सर आपके पास में? दिक्कत है, इतने लंबे टाइम से तो आप विधायक हैं, प्रधान रहे हैं, अब तो मंत्री भी बन गए हैं, सैलरी मिलती है आपको, दूसरे काम होते हैं, तो इतना तो करिए कम से कम कि पत्नियों को, बच्चों को एक अच्छा मकान बना के दे दें, एक अच्छी गाड़ी दे दें। तो आपकी जो सादगी है, आपकी जो सिंपलिटी है, उसकी सजा पत्नी और बच्चे क्यों भुगते हैं? मेरा सवाल ये है। देखिए, ये रास्ता आप ही बताइए, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ? मेरा पेमेंट आता है बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चों में,
लगभग पूरा हो जाता है। थोड़ा बहुत बचता है तो इसे धीरे धीरे ये करते रहते हैं। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी अभी हमारी जो सैलरी है वो 40,000 है विधायक की? विधायक की। बाकी कुछ भत्ते वत्ते मिला करके और हो जाता है 1-1.25 लाख रुपए। हाँ, तो उसको आप दोनों पत्नियों में बांटते हैं? एक 32 के आसपास मुझे मिलता है। तो उसमें बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी है, फिर घर परिवार का खर्चा भी हमको चलाना पड़ता है, बाकी काम भी करने पड़ते हैं। तो आप कैसे करते हैं कि जो आपकी सैलरी है तो उसको दोनों पत्नियों में बांटते हैं? नहीं, उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो मांग लेती है कि भाई ये हमारा ये काम है, ये काम, तो वो देता रहता हूँ। बच्चों की पढ़ाई है वो रेगुलर है तो उनको देना पड़ता है, तो वो देना ही पड़ता है। हाँ। तो ये सारा चल रहा है। अब मैं ऐसा मुझे लगे मैं कहीं से कहूँ मंत्री हूँ, अगर कमाना चाहता है तो मंत्री कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं करना मुझे। कर सकता है, मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं करना हमको। आपके साथ में मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं, 2 मंत्रियों के घर बड़े फेमस हैं। एक तो बाबूलाल खराड़ी जिनका कच्चा घर बड़ा चर्चित है, एक आपके मंत्रिमंडल के साथी हैं के बिश्नोई जिनका जोधपुर का व्हाइट हाउस बड़ा चर्चित है कि देखिए मंत्री जी कितने आलीशान बंगले में रहते हैं। देखिए के बिश्नोई उद्यमी हैं जी। पहले से ही, उन्होंने बिजनेस खड़ा करके एक अच्छे उद्योगपति भी हैं। हाँ। तो मकान बना सकते हैं, उनके लिए बड़ा और छोटा का कोई इशू नहीं है, वो बना सकते हैं। और हमारे पास में जितना है उतना हम कर रहे हैं। जब बच्चे कुछ रोज़गार पे लग जाएंगे तो वो उसका करेंगे। तो ये अंतर है। तो हमें, और हमारी जो कच्चा मकान में उनको, उसमें मुझे सुकून मिलता है, उसमें कई लाभ है। हमें उसमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही ठंडा रहता है। केलू देसी केलू है। देसी केलू में क्या, तो हवा पास होती है। अच्छा। और कच्चा मकान हमेशा आप देखिएगा गर्मी में तो ठंडक देगा और ठंडक में गर्मी देगा, ये नेचुरल है। ठीक है। तो मुझे उसमें सुकून मिलता है, वही अच्छा लगता है। और मैं मेरे जीवन में बच्चे के लिए मैं मकान बना रहा हूँ, बच्चों का बन भी जाएगा, बच्चे वहाँ रहेंगे, लेकिन मैं तो जीवन भर उसी में रहूँगा, वो मेरा संकल्प है। कच्चे मकान में रहेंगे हाँ, आप? वो मेरे लिए वही ठीक है। खराड़ी साहब ये बताइए कि राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? उससे पहले आप आरएसएस से जुड़ चुके थे और आरएसएस की शाखा में जाते थे, आरएसएस के दायित्वों पे थे, फिर ये मूड कब बना कि अब राजनीति में आना है आपको? देखिए, शुरू से ही अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में थोड़ा सा मेरा अलग स्वभाव था, मैं वो सहन नहीं कर पाता था। भाई ये अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा था, उसका विरोध करने का स्वभाव मेरे बचपन से ही था, तो ये दिखता था। लेकिन राजनीति में आने का मेरा शौक़ नहीं था। मैं और संगठन में रह करके भी ये सुधार हम कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं, ये सब मन में था। संघ का मैं तहसील कार्यवाह था, तब मैं संगठन की योजना से एक, पता नहीं योजना बनी होगी, मोगा कांड हुआ था, आपने देखा होगा, पंजाब वाला। कौन सा वाला? मोगा कांड पंजाब में। अच्छा। संघ की शाखा पर खालिस्तानियों ने हमला किया। हाँ। कुछ बच्चे मारे गए और वो गोलियां चलाई तो एक बच्चे ने उनका हाथ पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान थी। ऐसा एक घटना हुई तो देश भर में एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। भाषण देने की कला मेरी उस समय से शुरू से थी कि मैं बचपन में पढ़ता था, तब भी स्कूल में भाषण देता था। तो वो थोड़ा सा भाषण देने का खुले मन से बोल देता था, जो मन में आता था वैसा ही। तो मोगा कांड का ज्ञापन देना, कोई वक्ता नहीं आया था, तो मुझे कहा कि बाबूला जी आपको भाषण देना है। तो कुछ लोग थे, तो मैंने अपना भाषण शुरू किया, अंत किया। जब हम ज्ञापन दे के निकले तो कुछ लोगों के मन में लगा कि यार इसने ऐसा कैसे भाषण दिया। अच्छा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने यार आज तो असली स्वरूप में आ गए। मैंने कहा असली स्वरूप क्या है? आपने पॉलिटिकल भाषण दिया। मैंने कहा पॉलिटिकल भाषण मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं मन में ऐसा बोल दिया कि नहीं, अच्छा भाषण दिया। फिर योजना बनी तो गुलाब जी मेरे घर पे आए, तो घर पे थे, मैं संघ की शाखा में मिले थे। अच्छा। फिर वहाँ मिलना हुआ तो मैं परिचित था। फिर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का और महामंत्री दोनों ही जब योजना बनी उनको कहा होगा तो मेरे घर पे आए। तो मेरे काम करने का थोड़ा सा शौक़ था, रुचि भी थी, तो मैं घूमता रहता था, घर पे नहीं रहता था। मैं मिला नहीं, वो चले गए। उदयपुर जाकर उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कोटड़ा का बाबूलाल खराड़ी को बनाया जाता है। कब की बात है, कौन से साल की? ये 87 में ही मुझे दायित्व मिला। तो जब मेरे इसमें आया तो
मैं वो अखबार क्लिक करके एक तहसील संगठन मंत्री थे वनवासी कल्याण परिषद के, तो उनके पास पहुंचा। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब? तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं राजनीति में काम नहीं करूँगा। मना कर दिया? हाँ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? तो मेरी रुचि नहीं है। तो क्यों नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे मन नहीं, मुझे दूसरे संगठन में काम करूँगा, बाकी राजनीति नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? वो भी थोड़े से अड़ियल स्वभाव के थे। मैंने कहा नहीं करूँगा, मेरे मन की इच्छा नहीं है, मैं दूसरे संगठन में काम करूँगा। फिर उन्होंने जब ज़्यादा प्रेशर किया क्यों नहीं करना चाहते, तो मैंने 2 बातें कही। एक तो मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ, एक उल्टे सीधे धंधे मेरे से नहीं होते हैं, इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि ये सारी बातें ठीक हुई, आप मानते हो? तो मैंने कहा हाँ, इसलिए आपको राजनीति में ही काम करना है। तो मैंने मेरा काम शुरू किया और मेरे जो मित्र मंडली थी उनकी टीम बना करके एक संगठन को गति देने का काम किया। 87 के एंड तक भैरू सिंह जी का कार्यक्रम बनना था कोटड़ा में जी। तो गुलाब जी आए, तो मैं ससुराल में था, ससुराल नज़दीकी था, तो मेरे को लोग बुलाया मुझे, यार गुलाब जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ से आया, आकर के मीटिंग कर रहे थे, तो मुझे कहा कि तुम खड़े ही रहो, बाकी लोग बैठे थे। उन्होंने कहा देखो भैरू सिंह जी का कार्यक्रम है, कोटड़ा में करा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जनता लानी है, माइक और मंच की व्यवस्था मैं करूँगा। अब मैं इधर उधर देखूँ, मैं कुछ बोलूँ नहीं, तो पीछे से लोग मेरे कमीज खींचे कि बोल हाँ कर, हाँ कर। मैंने कहा हाँ कर। भैरू सिंह गांव के लोगों ने खींच के हाँ कि फटाफट हाँ बोल दे। हाँ बोली हो, पीछे से कमीज खींचे। तो मैं थोड़ा घबरा, यार भैरू सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और इतना बड़ा नेता रहा, कार्यक्रम करना है, मैं कैसे हाँ करूँ? आपके गांव में? हाँ, कोटड़ा में, गाँव मतलब कोटड़ा में। तो फिर भी उन्होंने कहा हाँ कर, हाँ कर। मैंने हाँ किया। फिर कार्यक्रम किया तो एक उत्साह भी आया। फिर उस समय हमने कुछ कांग्रेस के नाराज सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, उनसे बात करके, और भैरू सिंह का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। भैरू सिंह जी खुश हुए आपसे? खुश हुए। क्या कह के गए थे? अब उस समय उन्होंने जो कहना था कह दिया। फिर उन्होंने वहाँ पर अच्छा कार्यक्रम, और कुछ कांग्रेस से नाराज थे पूर्व सरपंच, उनको हमने पार्टी ज्वाइन कराई, और ज्वाइन करा करके वहाँ से एक पार्टी को गति मिल गई। तो यहाँ से मेरा राजनीति में आने का ये हुआ, और अब यहाँ तक पहुँचे। गुलाब सिंह कटारिया को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु कहते हैं। एक और करेक्टर है शायद, मैं अगर ठीक ठाक कह रहा हूँ, गोविंदाचार्य। आपको याद आ रहा है कुछ? आरएसएस के प्रचारक, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, कौन थे, थोड़ा बताइए उनके बारे में। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं राजनीति क्षेत्र में आया था, लेकिन चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी। चुनाव लड़ने की मंशा मेरे मन में नहीं थी। मैंने कहा भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये एक संकल्प था। 95 में 3 टायर सिस्टम आया था, सीधा चुनाव, नगर पंचायत 3 टायर। आदिवासी एरिया में आदिवासी सरपंच होगा, पंचायत समिति सदस्य होगा, सरपंच अलग होगा। पंचायत समिति पहले तो सरपंच ही प्रधान बनाते थे, लेकिन पंचायत समिति सदस्य बनेगा, जिला परिषद में जिला परिषद से जिला प्रमुख को बनाएगा, पंचायत समिति प्रधान को बनाएगा। ये सिस्टम आने के बाद में गुलाब जी और हम कोटड़ा के पैनल का तय कर रहे थे, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो तय करते रहे गुलाब जी और मैं, 2 ही हम थे और कोई तीसरा था नहीं। गुलाब जी ने कहा कि बाबूलाल जी, उस समय महिला प्रधान थी, तो मैंने कहा कि तेरे को जिला परिषद चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। वो कह के लड़ना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। अब 2 ही हम लड़ रहे थे, तो लड़ते रहते यहाँ तक आ गया मैं नहीं करूँ, वो हाँ लड़ना है। फिर मैंने कहा देखो भाई साहब, पंचायत समिति का प्रधान बना देंगे, देखिए बना के आपको देंगे, और 4 जिला परिषद चारों जिता के मैं दे दूंगा, हम सब मिल करके, लेकिन मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। तो गुलाब जी गुस्से हुए, उनका स्वभाव भी थोड़ा गुस्से वाला तो है। हाँ, गुस्सा हो जाते थे वो, तुरंत उखड़ते थे। हाँ। तो मेरे को कहा जखमरा राजनीति में आया, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे जरूरी नहीं प्रधान बनना, मुझे चाहिए नहीं जिला परिषद, बाबूलाल खड़े चुनाव लड़ना चाहिए। अब अच्छा, गुलाब जी ने कहा? हाँ। तो मैंने उनके सामने कौन बोल सकता था, फिर मैंने कहा ठीक भैया मैं मान रहा। हाँ। चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया तो मैं जिला महामंत्री था ये 98 तक। तो मैं जिला महामंत्री था, माननीय गोविंदाचार्य जी आए उदयपुर प्रचारक बनकर। वो राष्ट्रीय महासचिव थे बीजेपी के।
अच्छा, प्रचारक उससे पहले थे? हाँ, प्रचारक ही थे उस समय। हाँ, प्रचारक थे। वो प्रचारक ही है, अभी वो प्रचारक थे। तो बीजेपी में थे, तो वो महासचिव के नाते जिम्मेदारी थी, और वो बहुत ही छोटी बैठ के लेते थे, और बीजेपी का चाणक्य उनको कहा जाता था। चाणक्य कहा जाता था। अब कही आपने बात। हाँ, तो वो उदयपुर आए तो बहुत छोटी बैठ के लेते थे। चुनावी वर्ष था, 6 महीने पहले चुनाव, बाद में चुनाव होने वाले थे। तो 25 एक लोगों की हमारी बैठक थी, प्रमुख लोगों की उदयपुर में। कौन कौन थे और थोड़े जाने वो पहचाने नाम तो सबके मैं अभी बता नहीं आप थे, पाऊँ। गुलाब चंद कटारिया थे? नहीं, गुलाब जी नहीं थे। अच्छा, गुलाब जी हाँ, नहीं गुलाब जी नहीं थे, बाकी हम लोग सब लोग थे। तो फिर उन्होंने सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि भाई इसमें से चुनाव कौन लड़ना नहीं चाहता है, तो मैंने मेरा हाथ खड़ा किया। उन्होंने अपना डायरी में नाम नोट किया, एक ने और खड़ा किया, 2 नाम आए थे, नोट किया। और फिर जब चुनाव का समय आया तो मैं महामंत्री था, तो भाई किस कोटि की लड़ाई कर रहे थे, जारोल से। मैंने कहा पार्टी जिसको भी दे दे। चुनाव फार्म भरने की अगले दिन लास्ट तारीख है, और आज उदयपुरी में था, तो मुझे बार बार पूछे तो मैं मना कर रहा था। फिर वहाँ से गुलाब जी ने बता दिया झाड़ोल वालों को कि बाबूलाल जी का टिकट फाइनल हो गया है, और तुम जा कर के उनको ला करके फार्म भरवाना। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। अब वो लोग, उसमें फ़ोन तो थे नहीं, मोबाइल तो बेसिक फ़ोन थे, वो भी कोटड़ा में नहीं थे। तो वो कोटड़ा है, कोटड़ा से फिर गोविंदा करके फ़ोन किया। मैं ताराचंद जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनके यहाँ बैठा हुआ था। तो बाबूलाल जी हैं, तो हैं, बात कराई। तो कि यार आपका टिकट फाइनल हो गया है, आपको कल लास्ट डे थे, फार्म भरना है, हम आपको ढूंढ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं चुनाव लड़ने मना कर दिया, फिर कैसे मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ना मुझे। तो नहीं क्या आप तो मजाक समझ रहे हो, आपका फाइनल हो गया। तब तक जयपुर से फ़ोन आ गया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। फिर मैं रात को 11 बजे झाड़ोल जा करके स्टूडियो को उठा करके फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो खिंचवा करके मैं पोस्टर के लिए? हाँ, और फिर मैं घर पे गया। सुबह मैं वापस आया, आकर के मैंने फॉर्म भरा। सिक्योरिटी राशि हमारे कार्यकर्ता ने जमा कराई। मैंने एक पैसा जमा नहीं कराया। चुनाव लड़ रहे थे तो 4-5 ड्रेसें हमारे कार्यकर्ता ने खरीद करके मुझे दी, चुनाव लड़ लिए। कितने रुपए खर्च हुए आपके उसमें? 1 रुपया नहीं। आज मेरे 8 चुनाव हुए हैं, 2 पंचायती राज के, जिला परिषद और प्रधान, और 6 चुनाव एमएलए के। मेरी जेब से 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया, सारा संगठन ने किया आज तक। तो आपके तो आदिवासियों में एक और कल्चर है ना, आदिवासी समाज में, कि वो महुआ की और वो औषधियों की शराब पिलानी पड़ती है चुनाव में, तो वो तो इतना तो करना पड़ता है। देखिए, संगठन खर्चा करता था, लेकिन मेरा जैसा स्वभाव है, मेरी कार्यशैली है, तो मेरा कार्यकर्ता भी और मेरी पब्लिक मेरे को समझती है। मेरे से सीधा ये नहीं कहते कि मुझे दारू पिलाओ। नहीं, महुआ की शराब जो हाँ, आपके महुआ की शराब वो भी मुझे नहीं तो कहते पड़ती हैं, है। वो भी नहीं कहते हैं कि भाई साहब को कहेंगे तो भाई साहब तो नट जाएंगे। अच्छा, जितना करना कार्यकर्ता करते थे, लेकिन इन चीज़ों को कार्यकर्ता कर देते हैं हाँ, ये सारी वो चीज़ें मैं गलत मानता हूँ, नहीं करना चाहिए। और मेरे से सीधा कोई नहीं पूछता है, मेरे से कोई पैसा मांगने की भी हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जो खर्चा होता है हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, तो वो पार्टी देती है कि भैया करिए खर्च, तो ये करती है। आज तक अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, और आज तक मैंने सिक्योरिटी का पैसा भी मैंने जमा नहीं किया, तो आज तक। गोविंदाचार्य जी से आपका अच्छा परिचय था। राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे थे, और ट्राइबल एरिया में बहुत काम किया था गोविंदाचार्य जी ने। वनवासी कल्याण परिषद जो थी उसमें वो लगातार सक्रिय रहे, क्योंकि वहाँ जब जो आपके वागड़ क्षेत्र की जो राजनीतिक जो सिनेरियो जैसे चेंज होने लगा, तो उसको गोविंदाचार्य वो पहले शख्स थे जिन्होंने भांप लिया था कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आप बन जाते हैं प्रधान झाड़ोल पंचायत समिति। 2000 में प्रधान, 2000 में प्रधान बन कोटड़ा जाते हैं, फिर कोटड़ा आपको का। टिकट मिल जाता है हाँ, कोटड़ा का 2003 में। आप 2000 में प्रधान। नहीं, एमएलए का टिकट 2000। हाँ, 2000 में प्रधान बनता हूँ, और 3 में एमएलए बनता हूँ। वसुंधरा जी आपकी मुख्यमंत्री थी, थी 2003 में। ठीक बात है। 13 वाला चुनाव आप क्यों हार जाते हैं? प्रचंड मोदी लहर के बीच में बीजेपी 160 से ऊपर गई थी। ये भी रुचि का विषय है, थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। ऐसा है कि मैं लगातार 3 से 13 तक एमएलए था, 2 बार एमएलए हो गया था। राजनीति में जैसा होता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मतलब एक अलग टाइप का चलता है कि भाई इसको नहीं रोकोगे तब तक हमारी क्लास नहीं लगेगी। 13 का चुनाव बिल्कुल ही पॉजिटिव था, आपके पक्ष में बिल्कुल पॉजिटिव था। बीजेपी, संघ की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट,
सीआईडी की रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, सारी की सारी प्लस। और मुझे भी लग रहा था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। चुनाव के 2 दिन पहले कोई कंप्रोमाइज़ होता है, कुछ हमारे नेता और बाकी लोग राजनीति में जैसा वही इनको हराना है, ऐसा बीजेपी के नेता ही करते हैं। हाँ, ये करते राजनीति में तो होता है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी के नेताओं ने ही आपके साथ ये में, राजनीति में होता है। आपने किया है किसी के साथ? नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो मेरे जीवन में नहीं कर सकता हूँ। आप तो कह रहे हैं कि मैं इसे गलत नहीं मानता, राजनीति में सब नहीं, होता है। गलत इसलिए नहीं मानता हूँ कि राजनीति में कई बड़े लीडर और छोटे लीडर आपस में ये तालमेल करके भाई इसको सलटाना तो सलटा देते हैं। तो किसने किया आपके साथ में ये नाम बता दीजिए। ये मैं ठीक नहीं मानता और मैं ऐसा कभी जीवन में कर नहीं सकता हूँ। मेरे लिए कोई एमएलए बनना या मंत्री बनना या प्रधान बनना या बनाना ये हमारा नहीं है। हम केवल देश के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो आपके खिलाफ एक समझौता हो जाता है, हाँ, एक डील हो तो जाती है। वो इस डील होकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने नेगेटिव काम किया। और जब मैं जयपुर में, हमारे 2 दिन पहले मीटिंग थी, भाई पता था कि सरकार आ रही है, ये भी तय था। प्रचंड बहुमत से हाँ, सरकार आ रही प्रचंड। है। तो मीटिंग हो रही थी, सतीश पुनिया जी उस समय महामंत्री थे प्रदेश के। हाँ, मैं जा रहा था, सतीश जी बाहर निकले थे, मीडिया के कुछ लोग बाहर थे, तो सतीश जी ने बाहर निकलते मुझे देखकर कहा ही इज ए विनर कैंडिडेट। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई साहब, कि तेरे विषय में कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं कह सकता राजनीति में, और मैं हार जाता हूँ। लोगों को ये हुआ कि यार क्या हुआ, तेने बताया कि नहीं। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं था। ये सारी चीज़ें बाद में लगी, तो ऐसा हुआ। बाकी तो उस समय हारने का कोई इशू था नहीं। और हमको तो हार में भी कोई गम नहीं होता और जीत में भी अति उत्साह नहीं होता है। और एक बड़ा बयान आपका चर्चित होता है बच्चों को लेके, उस पर आपको घेरा भी गया। आपके 9 बच्चे हैं और आपका स्टेटमेंट है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मंत्री जैसे पद पे हैं आप ये राष्ट्रीय समस्या है जनसंख्या वृद्धि, और आप कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, ये बात सही है, राष्ट्रीय समस्या है देश के लिए। जी, कई देशों ने आबादी कम करके युवा वर्ग की संख्या वहाँ कम हुई, एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ खड़ी हो गई। हाँ, जब युवा नहीं था तो देश की ताकत नहीं थी, देश की एनर्जी नहीं थी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। आज वो दोष उदय बढ़े। मैं आबादी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार का एक परिवेश खड़ा है, मेरी बात को अन्यथा न लेंगे। कुछ लोग तो आबादी बढ़ाने में लगे हैं, हाँ, कुछ लोग, कौन लोग? और कुछ लोग घटाने में लगे हैं। कुछ आबादी बढ़ाने में तो कौन लोग लगे हैं, और आबादी घटाने में कौन लोग लगे हैं, वो कुछ बता लोग दीजिए। हम दो हमारे 2 के पर चल रहे हैं, कुछ लोग हम 5 हमारे 25 पे चल रहे हैं। ये अनुपातिक आबादी का संतुलन बिगड़ता है, तो बिगड़ेगा तो देश का क्या होगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे संघ के सरसंघ ने कहा कि भाई आबादी बढ़ानी चाहिए, भागवत जी ने। हाँ, तो हम चाहते हैं कि एक संतुलन भी रहे और आबादी भी ठीक प्रकार से रहे। लेकिन आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी भी हमारे लिए थोड़ी सी एक समस्या तो है। उसको हमको सबके लिए बराबर लागू करना चाहिए। सभी माने कि भाई 2 करने हैं तो 2 ही करने हैं। चाइना में कानून चलता है कि भाई सबको समान रूप से उस कानून को मानना है। हिंदुस्तान में नहीं माना जाता है, और नहीं माना जाता है तो आने लिए एक चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी, एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, जिसका भविष्य क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप हिंदुओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप आबादी बढ़ाइए, देखिए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। 8-10 बच्चे पैदा करिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैंने जो मेरी समझ में था उतना बता दिया। नहीं, अब आपने ऐसी परंपरा डाली ना, अब आपके जो बच्चे हैं वो भी 2 शादियां करेंगे, वो भी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, फिर ठीक है। देश में एक परिवार भी एक संस्था है, परिवार का जो बैलेंस है वो भी खराब होता है। वो आप सोचिए, वो आपके 9 बच्चे हैं, परिवार में ज़्यादा संसाधन चाहिए, आपके साथ में दिक्कत ये है कि आप अभी तक अपना घर नहीं बना पाए हैं, तो ये एक जो परिवार नाम की जो संस्था है सर, वो भी तो, वहाँ भी तो गड़बड़ होता है ना मामला। हाँ, वो सही है, वो लेकिन सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। अगर देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, हमें स्वीकार है, हम तो वैसे ही स्वीकार आपके बच्चे अगर आपकी तरह 2 शादियां करें, आपके जो बेटे हैं, तो आपको उससे समस्या है कहीं, या कि
वो आप ही के पद चिन्हों पर चलें, आप ही की परंपराओं का, आदिवासियों की परंपराओं का अनुसरण करें? देखिए, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे अपेक्षा है उनसे। अच्छा, आपने 3 शादियां कर ली, बच्चे नहीं करे। अच्छा, आदिवासियों की जो परंपराएं हैं वो काफ़ी मतलब आज समाज में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि आप ही का उदाहरण है, लिव इन रिलेशनशिप नई पीढ़ी को अब पता चल रहा है। मुझे ये भी पता चला कि आदिवासियों में एक ऐसी भी परंपरा है कि लड़की लड़के को पसंद करती है। एक आपके एक मेला लगता है, वहाँ पे जो लड़की है वो लड़के को पसंद करती है और भगा ले जाती है। यानी कि जो महिलाओं की स्थिति है आदिवासियों में, परंपराओं की अगर माने तो काफ़ी ज़्यादा सशक्त है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं राजनीति में या फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व है वो लगातार कम देखने को मिलता है, जबकि आज़ादी के मतलब स्वतंत्रता के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो आदिवासी समाज में ऐसी परंपराएं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हैं। देखिए, आज राजनीति में आदिवासी महिलाएं आ रही हैं और अच्छी लीडर हैं, अच्छी लीडर आ रही हैं। आपने कहा कि ये जो आदिवासियों में एक ये जो मॉडल है कि भाई बच्चियां कम आ रही हैं, कम पढ़ रहे हैं, तो पहले जो शादी होती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग तय करते थे। बच्चा बच्ची को नहीं देखता, न बच्ची बच्चे को नहीं देखती थी, वो उनको मान्य होता था। कभी भी वो आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, शादी होने के बाद में एक दूसरे की शक्ल देखते, और वो जोड़ा लगातार संतुष्ट भी होता था और लंबे समय तक साथ रहते थे, कभी विच्छेद नहीं होता था, शादियाँ टूटती नहीं थी। अब धीरे 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 युवा थोड़ा सा पढ़ लिख गया, अलग टाइप का सोचने लगा, तो उसने कहा कि देखो, मैं तो मेरी चॉइस की पत्नी चाहिए। लड़की भी चाहती है कि मुझे लंबे समय तक उनके साथ रहना है, तो मेरी चॉइस का मेरा पति चाहिए। दोनों को संतुष्टि होनी चाहिए। तो कभी मेले में, कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में आपस में देख भी लेते हैं, संतुष्ट होते हैं। फिर माता पिता भी सोचते हैं कि भाई इनको लंबे समय तक रहना है तो ये भी संतुष्ट हो जाए। जब ये एग्री कर लेते हैं तो उस समय आपस में बातचीत करके सगाई हो जाती है, सगाई होने में शादी होती है, तो वो ठीक परिवार चलता है। ठीक बात है। नहीं, उसके बाद में आप देखें पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, राजस्थान में देख लीजिए, आपके वागड़ क्षेत्र से आदिवासी समाज में जो महिलाओं में जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पूरी तरह से शून्यता के स्तर पर है। आदिवासी समाज की महिलाएं नेता नहीं बन पा रही हैं, दूसरे क्षेत्रों में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हैं। आप आदिवासी समाज के नेता हैं, 40 साल से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में। क्या आप वजह मानते हैं इन सब की कि राजनीतिक पार्टियाँ ऐसा मौका नहीं दे रही या फिर ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, और कैसे सुधर सकता है ये पूरा सिनेरियो? देखिए, एक तो क्या का आदिवासी पत्नी को राजनीति में कम भेजना का वो कर मन में उनके रहता है, ज़्यादा वो कोई महिलाओं को राजनीति में नहीं भेजा था, ये तो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 33% हमारे संगठन में भी महिलाओं को लाना है, वो आती है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की लोकसभा में कानून पास करके 33% MLA और MP बने, ऐसा कानून बना दिया। अब वो आनी ही है, जब लागू होगा शायद, जब अगली बार जो चुनाव होगा उसमें शायद लागू भी होगा, तो आना ही पड़ेगा, लानी पड़ेगी महिलाओं को। तो अब जो महिलाओं को आदिवासी क्षेत्र में लीडरशिप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं का भी रुझान राजनीति के प्रति बढ़ रहा है। अब आएगी महिलाएं। पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले तो बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। बच्चियों को पढ़ाने का मतलब नहीं, वो तो पढ़ लिख करके दूसरे घर को चली जाएगी, ये मानते थे। लेकिन आज प्रत्येक बच्ची पढ़ रही है, और पढ़ रही है तो वो राजनीति में भी आएगी। ऐसा नहीं हो कि अगली बार पार्टी आपका टिकट काट के आपकी पत्नी को दे दे? देखिए, उनको काट दे तो मुझे स्वागत है, स्वागत करूँगा। आप सपोर्ट करेंगे अपनी? हाँ, क्यों नहीं। मैं कौन सी वाली पत्नी को आप राजनीति में लाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हो। एक होता नहीं, एक पत्नी ज़्यादा प्रिय है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि देखिए, अब लंबे समय तक चुनाव लड़ी, राजनीति में काम भी कर लिया, और को अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, हम सपोर्ट के रूप में काम करेंगे, ये हमारे मन से रहती है। हम सब लोग जिस विचारधारा से हैं तो हम ये मानते भी हैं, नई जनरेशन को भी मौका मिलना चाहिए। तो ठीक है, पार्टी कुछ विचार करती है तो उसमें हम सहयोगी होंगे।
अब तो देखो जो हमारी जो नई यंग जो जनरेशन है उसको आपसे ये बात तो सीखनी चाहिए कि मतलब आप दो दो पत्नियों के साथ मैनेज कैसे कर पाते हैं सर। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि समाज में जिस तरह से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, नई जनरेशन बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो क्या ऐसी आपके पास में गणित है, क्या ऐसा तरीका है कि दो पत्नियों के साथ में आप रहते हैं, दो पत्नियों के साथ बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं है। ये हमारी एक परंपरा कहें, कुछ भी कहें, हमारे पूर्वज भी ऐसे करते थे, तो दोनों साथ रहती है। उनको किसी से कोई वो है नहीं है, अपना सब काम धंधा अपना करती है अलग अलग। घर कोई कलह नहीं होती घर पर? नहीं, कोई कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता। ये बात भी है। हाँ, कई बार मेरे कामों में भी हाथ पड़ते, कोई कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तू तेरा काम करता रहे और हम हमारा काम करेगी। तो काफ़ी सीखने वाली बात है ये तो आपके साथ में। एक बार क्या हुआ कि एक वकील हुए राम जेठमलानी, तो उनके भी दो पत्नियां थी। तो हमारे एक पत्रकार साथी ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप वकील हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं और आप दो पत्नियां रखते हैं। तो जेठमलानी जी ने कहा कि हाँ, मैं दो पत्नियां रखता हूँ और मेरी जो दोनों पत्नियां हैं वो तुम्हारी एक से ज़्यादा खुश है। तो हाँ, वही बात आपने जिस तरह से जवाब दिया कि भाई दोनों खुश हैं, दोनों अपना अपना काम करती हैं। एक आपका वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, आप शायद अपने भांजे की शादी में गए हैं और वहाँ आपका गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मैंने पता किया कि भाई मंत्री जी गाना क्यों गा रहे हैं कि आदिवासी समाज की एक परंपरा है कि मामा पक्ष की तरफ से गाना गाया जाता है। याद कर पा रहे हैं आप ऐसा कोई? ऐसा नहीं है कि हम मामा जाते हैं तो गाना सब लोग गाते हैं। अच्छा। हमारी परंपरा रही है। हाँ। इन गानों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे बताइए ना, क्या रहस्य है? गाना गाते हैं, उसके पीछे संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। हाँ। किसी देवता के नाम से गाना बनाया हुआ है, किसी पूर्वज के नाम से गाना बनाया हुआ है। हम लिखित में नहीं, लेकिन उन गानों में हमारा पूरा का पूरा इतिहास बोलता है। अभी मैं जनजाति मंत्री हूँ, मैंने अभी तय किया है कि भाई ये जो गाने हैं, भजन हैं, ऐसी दंत कथा है, उन सारों को हम लिपिबद्ध करके हमारे संग्रह में रखेंगे। ये अभी हम करने वाले हैं, करेंगे। तो मेरे गाना गाने का शौक़ है। जब मेरे समाज में, मेरे समाज का रीति रिवाज है, वैसा नहीं करूँगा तो मुझे पहचानेगा कौन? तो मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, गाना गाता हूँ। खुद गाते हैं आप गाना? गाता हूँ मैं। कौन सा गाना गाते हैं? कोई फेवरेट गाना बताइए ना। नहीं, फेवरेट कोई नहीं, जैसे हमारे संस्कृति के जो गाने हैं उन्हीं कोई भी एक अच्छा। जैसे मुझे आदिवासियों के गीत नहीं पता क्योंकि मैं कम जानता हूँ उस एरिया। देखिए, हमारे शादी से संबंधित जो गाने होते हैं, दूल्हे से संबंध होते हैं, हमारे जो रिश्तेदारों से संबंध होते हैं, वैसे ही गाने होते हैं। तो उसमें कई बार मजाक में गाली के रूप में भी होता है, लेकिन वो गाली नहीं होती। ये तो संस्कृति है। ये जो है ना, मैंने कई समाजों में देखा है, ये जो गाली देने वाला जो है ना, इसको बुरा नहीं माना जाता। बुरा नहीं समाज माना में जाता। बारात जब आती है तब हम गाली देते हैं, कोई रिश्तेदार। ये तो कई हर समाज में है। जैसे आदिवासियों की गाली कौन सी है? जैसे गाली जो गीत है, अब वो गालियाँ तो अलग अलग टाइप की, वो गालियाँ तो वो लोग भी नहीं समझेंगे। लेकिन एक गाली के रूप में भी लेते हैं, वो बुरा नहीं मानते हैं, वो अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये हमारा हमारी संस्कृति है। बुरा जैसे संस्कार है, बुरा तो मानने जैसी वो मजाक रूप में, एक इंजो के रूप में। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो चीज़ें उसमें जुड़ती है, तो उसको हम समझते हैं कि अच्छा पुराने ज़माने में ऐसा था। और नई पीढ़ी अगर इसको नहीं करेगी तो भूल जाएगी, फिर ये विरासत हमारी खत्म हो जाएगी। जब भगवान राम की बारात जब मिथिला गई थी, तो जो मिथिला की जो महिलाएं थी, उन्होंने महाराज दशरथ को और जो अयोध्या के जितने भी बाराती थे उनको सबको गाली दी थी। ये तो हमारी एक पुरातन संस्कृति है और जिसको सहेज कर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आदिवासी समाज, आप तो ये माने, अब तो उस परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता था कि जब शादी हो करके जब दुल्हन को ले निकालते थे, तब ऐसी आपस में बारात और बारात जो होते हैं, पियर पक्ष और ससुराल पक्ष की लड़कियां इतनी भीड़ जाती थी कि लेकिन वो झगड़ती नहीं थी, एक दूसरे कपड़े फाड़ती, ये स्थिति होती थी। अच्छा। हाँ। और ग्रासिया समाज में तो ये होता था कि कंडे होते हैं, वो जला करके फेंकते हैं। ओ, जला के क्यों फेंकते हैं? बस मस्ती, वो बुरा भी नहीं मानते। अच्छा। हाँ, ऐसा। अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई।
तो ये कई लेकिन चीज़ें। गीत आपके कुछ गीतों से मुझे दिक्कत है। आदिवासियों के गीतों में उल्लास है, हर्ष है, उन्माद है, सब कुछ है, लेकिन विद्रोह की भावना है। जैसे आपका एक गीत है जिसको आदिवासी हर त्योहार पे गाते हैं, हर उत्सव पे गाते हैं। मुझे पूरा तो याद नहीं है, बुरेटियो नहीं मानो रे, जाडोल माय मारी कुंडी है, अहमदाबाद मारी जाजम, दिल्ली माय मारी गादी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये विद्रोह का गीत है, ये बगावत का गीत है? ऐसे लगता है कि आदिवासी जब इस गीत को गाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती सी देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली में अहमदाबाद का उसमें जिक्र है कि ये जैसे कोई एक अलग राज्य की मांग कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता आपको? उसमें ऐसा नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा अलग क्या राज्य की मतलब है मांग उसमें नहीं। ये गीत है जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध गाया गया था। इसमें? अब किसके विरुद्ध गाते और वो परंपरा उस समय गया था तो वो ऐसा गाते हैं। वो भाई उन्होंने क्या गाया था, भुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो, तेरी बात नहीं मानो। हाँ। किसको कहा? अंग्रेज अंग्रेजों को। को? और अंग्रेज़ों का शासन था, गोविंद गुरु के नेतृत्व में वहाँ पर जन जागरण हो रहा था। तो लोगों ने ये गाना गाया कि भाई तेरी बात नहीं मानूंगा भुरेटिया। किसको? अंग्रेज को कहा, तू यहाँ इस देश से भाग जा। और एक समय आएगा, अहमदाबाद में मेरे दीपक है, वहाँ ये अलग अलग था, पूरा गाना मुझे भी याद नहीं है। और दिल्ली मेरी गादी है, दिल्ली हमारी होगी, हिंदुस्तानियों की होगी, ये उसमें अर्थ निकलता है। तो इसमें न तो अलग राज्य की बात है, दिल्ली कहाँ है, आज हमारे संसद है, हमारा केंद्र है पूरे देश का, भारत की राजधानी है। वो वहाँ से उसमें तो ये भी है, गुजरात से दीप दिया जाएगा और दिल्ली पे जाएगा। तो वो सारे वो शास्त्र में ऐसा चीज़ें हैं। तो वो इस प्रकार से उन अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। अब किसके विरुद्ध गाते हैं? नहीं, वो तो उस समय गया तो ये एक संदेश तो है ना मांग भाई। रहे हैं ना उस सर, समय जो अभी गाना था, अभी आदिवासियों के बड़े नेता हैं राजकुमार राउत, डोंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, उन्होंने नक्शा जारी कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमको अलग से राज्य चाहिए। देखिए वो तो इनका एक प्रोपेगेंडा है, हाँ। पॉलिटिकली इशू है। राजकुमार राउत ने जो नक्शा जारी किया वो कहाँ से किया? महाराष्ट्र से लगा करके गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को जोड़ करके बिलिस्तान बनाओ। क्या महाराष्ट्र वाले क्या मानेंगे? वो आएंगे क्या आसानी से? गुजरात वाले आसानी से आएंगे क्या? वो टूटेंगे क्या? मध्य प्रदेश आसानी से टूटेंगे क्या? एक बात उन्होंने कहा कि भिली भाषा के नाम से, मैंने कहा देखो जाति या भाषा के नाम से राज्य नहीं बनने चाहिए। ये मैं आज भी कह रहा हूँ। भाषा के नाम से तो बने हैं ना सर? नहीं, भाषा के नाम से बने होंगे, नहीं बनने चाहिए। अगर भाषा, तो हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोलते हैं, सारे लोगों को मेरी भाषा है, मेरा राज्य अलग दे दीजिए, तो फिर देश के कितने टुकड़े करोगे? और ये वहीं से अलगाव पैदा होता है। तो मैंने कहा भैया ये इससे भाषा के नाम से, तो भाषा एक भाषा नहीं है, कैसे एक भाषा मानोगे? मराठा मराठी बोलते हैं, गुजरात में अपनी भाषा है, राजस्थान में जो भिली भाषा की बात करते हैं, मेवाड़ में भी भिली भाषा एक जगह नहीं बोलते हैं। हाँ, नहीं बोलते, अलग अलग भाषा है। मध्य प्रदेश में उनकी भाषा है। तो इसको एक कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। ठीक बात। तो वो गलत है, ये गलत है। हाँ, मैं इस पक्ष में हूँ, छोटे राज्य होने चाहिए, हमारी विचारधारा भी यही कहती है। लेकिन आवश्यकता अनुसार छोटे राज्य बनने चाहिए। कैसे? तो राजस्थान में से कैसे बनना चाहिए? राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। सबसे बड़ा प्रदेश है, सही बात है। जब सरकार को ध्यान में आएगा कि हमें इनको छोटा राज्य बनाना है, तो एक क्षेत्र विशेष जैसा भी होगा वैसे करेंगे। हमारा मेवाड़ भी एक है इसमें। आप मेवाड़ की अलग मेवाड़ की मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अगर बनता है तो मेवाड़ भी एक राज्य बन सकता है। मेघवाट हाँ। या मेवाड़? मेवाड़ मेवाड़ है। मेवाड़ का अलग ही एक है, एक पहचान है, वैसा है। नहीं, बातें आपकी दोनों की एक जैसी हैं। राजकुमार राउत कहते हैं भील प्रदेश बना दो, वो जाति के आधार पर। डायरेक्टली मांग ही कर रहे हैं ना सर मेवाड़? नहीं, मांग नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अगर बनता है तो राजस्थान के कभी बन सकता है, तो मेवाड़ भी एक आप है। बनता है तो आप स्वागत करेंगे? हाँ, इस स्वागत फैसले है, का? लेकिन आप ये मैं कहना जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं। तो वो किस आधार पे होगा मेवाड़? भाई मेवाड़ पहले भी एक स्टेट था, एक भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, एक अलग। इतिहास हाँ, के, इतिहास है, वो सारी हिस्ट्री चीज़ें हैं। लेगेसी है। हाँ, इस आधार पे अगर बनता है हाँ, तो आप उसका कभी भी स्वागत छोटा राज्य हो सकते हैं, तो ये संभव है। बाकी मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ।
राजकुमार रौत की मांग से आप सहमत नहीं है? नहीं, सहमत नहीं। राजकुमार रौत एक और आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आप 3 शादियां इसलिए कर पाए हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप आदिवासी हैं। नहीं 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 नहीं। आदिवासी आज से नहीं, बरसों से हिंदू है। भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उस समय वाल्मीकि जी हुए थे ना। हाँ। वाल्मीकि कौन? हमारे पूर्वज थे। वो भी मानते कि आदिवासी थे। और भगवान राम पैदा होने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी थी उन्होंने। जी जी। जब वो कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है तो वाल्मीकि क्या है? तो इस एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है ना आदिवासी समाज में, जो बार बार ये कह रहा है कि जो आदिवासी समाज है वो हिंदू नहीं है, आपके रिचुअल्स अलग हैं, आपकी मान्यताएं अलग हैं, आपके इष्ट अलग हैं, आप सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है या फिर कोई मुद्दा डिलीवर किया जा रहा है या फिर सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये बात तय है कि वहाँ लंबे समय तक वामपंथियों का प्रभाव रहा, डूंगरपुर बांसवाड़ा उनका कार्यक्षेत्र भी रहा। और उसी के प्रभाव में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्योंकि आदिवासी राम राम कब से कर रहा मुझे पता नहीं। आपस में मिलता राम राम करता है, बिछुड़ता राम राम करता है, और कोई गमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है जी। ये तो हमारी परंपरा। उसके बाद हमारी परंपरा क्या? आदिवासी प्रकृति पूजक, प्रकृति की पूजा आम हिंदू करता है। तुलसी की पूजा आदिवासी करता है तो तुलसी की पूजा ब्राह्मण भी करता है तो राजपूत भी करता है, अन्य सारा पूरा हिंदुस्तान करता है। पीपल की पूजा हम सब लोग करते हैं, आदिवासी बाकी लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? हमारी मान्यता, उस पूर्वजों ने हमारी जो विरासत हमको दी है उसके कारण करते हैं। आदिवासी अपनी पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों को मानना, पूर्वजों की पूजा करना, ये हमारी विरासत है। हम अपनी उपासना पद्धति को मानते हैं, एक उपासना पद्धति हमारी है। हम देवी को मानते हैं, देवी को पूजते हैं, देवी की पूजा करते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। हम, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा कोई आस्तिक है तो आदिवासी है। जी। अभी नवरात्रि में आपने गरबे हुए, हर गांव में गरबा मंडल था, हर गांव में आप भी गरबा। तो 9 दिन नवरात्रा हाँ, मैं विशेष पूजा करते हैं, मुझे मैं 9 दिन विशेष पूजा करता हूँ, अखंड जोत करता हूँ। आज से नहीं कर रहा, बरसों से करता हूँ। और विजयादशमी को शस्त्र पूजन भी करता हूँ। आदिवासी यही करता है, ये उसकी परंपरा में है। उनकी परंपरा कौन सी? वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, ये हम मानते हैं। क्योंकि यहाँ से कोई भी जाएगा तो ये हिंदू है, यही बोलते हैं। यहाँ का मुस्लिम हज पढ़ने के लिए मक्का जाता है तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, यही बोलते हैं, यही भाषा है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, आप पता करिए मक्का में। हाँ, तो ये हिंदू है। लेकिन वो कहते हैं कि अब आदिवासी प्रकृति पूजक है इसलिए देवी की पूजा नहीं करेगा, अपनी शादी हाँ ना करके ख़त्म कर देगा। हमारी जब शादी होती है तो अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए जाते हैं। हमारे किसी का देहावसान होता है तो अंतिम संस्कार हम मिट्टीदाह भी करते हैं, अग्निदाह भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, राजकुमार कहते हैं कि नहीं तो हम तो मिट्टीदाह ही करते हैं। अब बता दे कौन जो मिट्टीदाह करता है? साधु संत होता है उसको हम दफनाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नाथ संप्रदाय में तो और विशेष छोटा बच्चा है उसको हम दफनाते हैं, बाकी को हम अग्नि संस्कार ही करते हैं। तो वो कहते हैं ये नहीं करना, वो कहते देवी को नहीं मानना। तो ये आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की संस्कृति को ख़त्म करने का काम वो कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं? उनको क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग, क्या लगता है आपको? वो आदिवासी को भ्रमित करके आदिवासी को भटकाना चाहते हैं, अपनी विरासत से अलग करना चाहते हैं। आप ये देखिए सर, आप तो 30-40 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। 2005 के बाद में वागड़, पूरे वागड़ क्षेत्र में ये सर अचानक से नहीं हुआ है। ये जो आप 2 तरह के मतलब कि राजनीतिक चेतना आई है या फिर कोई दूसरी तरह के काम वहाँ पर हुए हैं, लेकिन 2005 से लगातार वहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइज लगातार हो रही है। और कुछ युवाओं का एक ग्रुप बनता है, उसके बाद में आरक्षण को लेके वहाँ पर बहस होती है। जो भोगीलाल पंडा आपके डूंगरपुर में कॉलेज है, वहाँ से एक आंदोलन उठता है। तो इतनी तमाम तरह की एक्सरसाइज होती है। आप लोग अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने दिनों से कहाँ थे? कि ये तो 20-25 साल की एक्सरसाइज है पूरी। ये लंबे समय से वहाँ पर बहुत ज़्यादा
धर्मांतरण हुआ है, हाँ बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है, वही ना, चर्च बन गए हैं वहाँ पे। चर्च भी बन गए हैं, वहाँ पर ये सारी परंपराएं छुड़ाई जाती है। चर्च में देवी की पूजा नहीं करनी, अच्छा, ये अंधविश्वास है। पूर्वजों को नहीं मानना, ये अंधविश्वास है। ये सारी चीज़ें छुड़ा करके आदिवासी को एक भटकाने का काम वो लोग कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों की विरासत आज की नहीं, सदियों से ये है कि पूर्वजों को पूजना, देवी की पूजा करना। हमारे एक एक, जैसे मैं खराड़ी हूँ तो मेरी कुल देवी अम्बा है, ऐसे ही राजकुमार जी की भेड़ माता है। क्या वो भेड़ माता को नहीं मानते हैं? कल वो भेड़ माता को छोड़ देंगे क्या? मतलब वो विरासत को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। हम पूर्वजों की विरासत को संजो रखना चाहते हैं। ये जो धर्मांतरण हुआ वो सारे के सारे लोग इनके साथ मिले हुए हैं। राजकुमार रौत के साथ मिले हुए? बिल्कुल मिले हुए। राजकुमार ने तो ये भी कहा है कि जब बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, वो अच्छा हुआ था क्या? क्या तो ठीक हुआ था? ये सब वो कहाँ करना चाहते हैं? वागड़ क्षेत्र में करना चाहते हैं? नहीं, वो कहाँ करना चाहता वो तो वो बताए। अभी कश्मीर में जिसको पकड़ा था, क्या नाम है उसका, नाम मुझे आ रहा, हाँ हाँ, उसके विषय में कहा कि उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसका समर्थन करता है क्या? अराष्ट्रीय गतिविधियाँ जो करते हैं उनका समर्थन राजकुमार करता है, ये ठीक है क्या? ये भाषा किसकी है? उन नक्सलियों की भाषा नहीं तो और किसकी है? वो नक्सलियों की भाषा बोल रहा है, मैं उस पर आरोप लगाता हूँ। आप साफ करेंगे राजकुमार रौत नक्सलियों की भाषा बोलते हैं? जब उनका समर्थन करता है, क्या देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है क्या? खराड़ी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप कहते हैं कि आदिवासियों को भटकाया जा रहा है, ये वो वगैरह। कोई भी समाज अगर विकास की मुख्य धारा से कटा रहेगा तो भटकेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। इतना लंबा टाइम हो गया। अभी आपके खुद के क्षेत्र की सच्चाई है कि झाडोल अभी ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे एक रोडवेज चलती है। वहाँ के लोगों से मैंने बात की फ़ोन पे कि आप खराड़ी जी को सवाल पूछना कि कनेक्टिविटी क्यों नहीं है, जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी नहीं है, प्रदेश की राजधानी से कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप सोचिए कि आपके ही क्षेत्र के लोग, वागड़ क्षेत्र के लोग एक उसी सिनेरियो में घुट कर रह जाएंगे, उन्हें भटकाना आसान होगा, दूसरे मुद्दों की तरफ उन्हें घुमाना आसान होगा। तो सरकारों की जिम्मेदारी नहीं मानते आप ये सब? देखिए, ये बात सही है कि आदिवासी एरिया में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन ये भी आप सोचिए कि लंबे समय तक हिंदुस्तान की धरती पर राज किसका रहा? किसका रहा? लंबे समय तक एक ही पार्टी का राज रहा, जिसका नाम है कांग्रेस। क्या किया उन्होंने? उस समय ध्यान में नहीं आया था क्या? आज राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में जो कुछ दिख रहा है, सड़क दिख रही है, बिजली दिख रही है और कुछ दिख रहा है, वो किसकी देन है? इनकी देन है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो आज गाँवों में डामर की सड़क हमको देखने को नहीं मिलती, नहीं होती। उसने योजना बना रखा कि सभी आदिवासी गाँवों को डामर चलो, सारे के सारे आदिवासी गाँव डामर से जुड़ गए, 250 की आबादी जुड़ गए। हाँ, अभी भी है जो फॉरेस्ट के अंदर हैं, फॉरेस्ट के कानून के कारण नहीं जुड़ सके हैं, वो हमारे लिए चुनौती है। बिजली, प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद में, क्योंकि वसुंधरा के समय में हमने बिजली गाँव में पहुंचाने का काम किया था, लेकिन सरकार चली गई और देश के प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो बिजली से नहीं जुड़ा, और कुछ रह भी गए होंगे उनको अब हम पूरे के पूरे टारगेट करके सारी पूरा वो करके और प्रत्येक व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा करेंगे। फॉरेस्ट में जो लोग अगर हैं और किसी फॉरेस्ट के कानून के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारे विभाग ने यह तय किया कि हम उनको सोलर से भी उनको बिजली दे करके बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आज उनके पास सड़कें नहीं है, हमारे लिए चुनौती है। हमने बार बार मैंने कहा कि भाई इसको ठीक करिए, लेकिन एक फॉरेस्ट का एक कानून है, वो हमारे लिए तकलीफ़ है, लेकिन उसमें से भी हम रास्ते निकाल करके उनको सड़क पहुंचाने का काम करेंगे। आज इन सुविधा का कारण ये जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। अब हमारे पास समय कम मिला हमको, और आज मैं आपको कहता हूँ धरती आबा योजना देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है। अब आप देखेंगे हज़ारों करोड़ रुपये उसमें पड़ा है। आमूल-चूल परिवर्तन करने का एक ऐतिहासिक कदम है ये। प्रत्येक गांव का चयन हुआ है, जो आदिवासी गांव है सारे के सारे उसमें कवर होंगे। वो सारा का सारा पैसा दिल्ली से आएगा। ये सारी की सारी शिक्षा से लगा कर, चिकित्सा से लगा करके, और ये सारी चीज़ें होंगी। एक आपने कनेक्टिविटी की बात कही, कनेक्टिविटी पहले
जितने संसाधन थे उतने चल रहे थे, आज भी जितने हैं उतने चल रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बसेस शुरू की है, आज ही अखबार में आया है, इससे पहले चालू हुआ। तो जितना जो यात्री भार है उतना चल रहा है और बढ़ाना है। तो अब ग्रामीण बस सेवा में प्रत्येक गांव तक हम रोडवेज या बस सेवा पहुंचाएं, ये एकदम पॉसिबल नहीं, के लिए जहाँ संभव है वहाँ तक पहुंचाना जो रूट है उस पर गाड़ियाँ जाए, ये हम लोग तय कर रहे हैं और पहुँचाएँगे। तो ये चीज़ें भी हम करेंगे, क्योंकि कब यहाँ तक जाडोल के लोगों को रोडवेज कब तक मिल जाएगी? नहीं, रोडवेज जारी है जाडोल में, बिल्कुल नहीं जाए, ऐसा नहीं है। लोगों ने शिकायत की है हाँ, कि साहब शिकायत की कनेक्टिविटी होगी। नहीं है। देखिए आज लोगों और की ये भी कहा है कि जो जनरल मैनेजर है रोडवेज का वो आपकी बात नहीं सुनता, मंत्री होते हुए भी। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, उनके पास मेरी बात हुई, अभी नई गाड़ियाँ लगे तो अभी एक गाड़ी और लगाई। अभी ग्रामीण बस सेवा में हम लोग अधिकतर रूटों पे गाड़ियाँ चला देंगे, अधिकतर। लेकिन हमारा वास्तव में उनका कहना सही है कि आज जो प्राइवेट साधन है उसमें ऊपर नीचे होके जाता है, और ऊपर नीचे हो जाता तो हमको भी तकलीफ है। और एक कारण ये है कि जो ये साधन वाले प्राइवेट साधन वाले हैं, जब हम रोडवेज का बस चालू करेंगे तो उसके आगे पीछे चलेंगे, ये समस्या हमारे लिए है। अच्छा, ये समस्या हमारे लिए है, क्योंकि फिर आगे पीछे चलेंगे तो लोग उसमें बैठेंगे। अब किराया भी तो ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें किराया कम कर देंगे, क्योंकि ये रोडवेज के बस नहीं चलनी चाहिए। इसके कारण से वो अपने मोनोपोली चलाते हैं। मोनोपोली चलाते हैं तो जब विभाग के पास में राजस्व नहीं आएगा, तो विभाग का भाई पैसा नहीं आ रहा, हमको राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसको बंद कर दें, ये एक भी चुनौती है। तो पहले हमको तय करना पड़ा, हम केवल रोडवेज की गाड़ी में ही बैठेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं और कितने गंभीर है, कितनी बात होती है आपसे उनकी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी नहीं, पूरे प्रदेश की चिंता करने वाला है। अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान हुआ, हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जी। मजदूर हमारा प्लान भी कर रहा है। अभी 35 लाख करोड़ के एमओ हुए और कई लाख करोड़ तो ज़मीन पे उतरने वाले हैं, अभी उतर भी गए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें भी कोई न कोई उद्योग चले, लेकिन राजकुमार जी ये कहते हैं कि यहाँ पर उद्योग आएगा, कोई फैक्ट्री आएगी तो पुनर्विस्थापन होगा, तो जब कहीं पर भी कोई अच्छा काम होगा जंगल कटेंगे। जंगल कटेंगे। अगर कोई जंगल आप तो कटेंगे। उद्योग आएगा तो उसके लिए उसको ज़मीन तो चाहिए नहीं, नुकसान तो हमको थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नुकसान होगा तो उससे लाभ कितना होगा वो हमको देना पड़ेगा। अब कोई एक तो हम कहते हैं कि उसको हमको विकास चाहिए, और विकास चाहिए तो विकास के लिए उस जो संसाधन है वो भी नहीं आने चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। ये जो नक्सलियों ने किया यही किया, सरकार काम करती तो नहीं करने तोड़ फोड़ कर दो, और नहीं तो तुम्हारे लिए क्या क्या, ये भाषा वो बोलते हैं, इस प्रकार का तो नहीं चलेगा। अगर उद्योग आएगा थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उनका पुनर्वास ठीक से आप उद्योग लेके जाएंगे अपने इस कार्यकाल में? बिल्कुल लेके जाएंगे, और पुनर्वास भी ठीक ढंग से करेंगे। उसको तकलीफ नहीं, मेरे किसी भी आदिवासी की ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसका पुनर्वास पूरे ढंग से होना चाहिए। आपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, वसुंधरा राजे सिंधिया और भजन लाल शर्मा, कौन ठीक सीएम था? दोनों ठीक है। फिर भी वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल था, बोल्ड लीडर थी। भजन लाल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही ज़्यादा हावी है। कितनी सच्चाई मानते हैं इन बातों में? देखिए अफसरशाही कभी हावी रहती नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल ना कंट्रोल कोई सवाल नहीं है। हम लोग ठीक नीतियाँ बना के अफसर को कहेंगे तो अफसर को 7 बार उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। हमारी नीतियाँ ठीक हैं, हम उनसे काम कराएंगे। वसुंधरा के समय भी हमारी नीतियाँ ठीक थी और अच्छा काम हुआ, और अब भी अच्छा काम होगा। और हम जब उत्तरायण की ओर जाएंगे तब हम जनता को हमारा ये कार्ड भी बताएंगे, रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे कि हमने क्या किया। ठीक बात। तो आज खूब सारी बात हुई आपके साथ में, 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है आपकी पूरी ज़िंदगी के फलसफे को जाना। आपका घर परिवार इसी तरह से चलता रहे, बढ़ता रहे, हम ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और कभी मौका मिला तो आपका जो चर्चित घर है वहाँ आइए, स्वागत है। हम आने की कोशिश करेंगे। और आपने सर समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टूडियो पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजस्थान सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी थे। आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुना होगा, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के और भी बेहतरीन पॉडकास्ट
देखने के लिए आप क्रॉस चैट के साथ में लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।